Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So students, अगर आप लोग इग्नू से बीए ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, इग्नू से आप लोग बीए कर रहे हैं यानी कि बीएजी का कोर्स कर रहे हैं, तो ये वाला जो पेपर है BHIC 131 ये आपके पास होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है प्राचीनतम काल से लगभग 300 सीई तक। यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो हिंदी में रहने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, वहाँ पर आपको सेम वीडियो जो है इंग्लिश में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका पीडीएफ भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि छठी शताब्दी बीसीई में बौद्ध धर्म के उद्भव के कारणों की चर्चा करनी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा देश भारत था वहाँ पर पहले वेदों से मतलब वेदों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन एक टाइम आया जब वैदिक पीरियड जो है वो ख़त्म होने लग गया और जो वेद हैं उनकी आलोचना होने लग गई। क्योंकि जो वेद थे वो जो हमारे कास्ट थी उसमें 4 कास्ट में डिवाइड करते थे। हिंदू नहीं, सॉरी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, ये 4 होते थे आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ से जो लोग हैं वो थोड़े से परेशान हो गए थे इस सब कास्टिज्म से, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ जाने लग गए। तो छठी शताब्दी बीसीई में बौद्ध धर्म के उद्भव के कई कारण हैं, जिसमें आपके धार्मिक कारण, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो है वो जुड़े हुए हैं। उस समय भारत में धर्म और समाज की स्थिति ऐसी थी जिसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता थी। तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि उस टाइम पर जो समाज था, जब बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, उस टाइम पर जो समाज था उसके अंदर आवश्यकता थी बच्चों बदलाव की। ठीक है, किसकी आवश्यकता थी? बदलाव की। तो बौद्ध धर्म ने इन बदलावों का प्रभावी रूप से जवाब दिया और इसके उद्भव के कई उदाहरण भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे धार्मिक संकट और जातिवाद की। तो भारत में उस समय ब्राह्मणवाद यानी कि वेदों पर आधारित धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया भी था कि ब्राह्मणवाद का उस टाइम पर प्रचलन था, जिसमें यज्ञों, कर्मकांडी प्रथाओं का पालन अनिवार्य था। यज्ञों के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती थी और ये सिर्फ उच्च जातियों के लोग ही कर पाते थे। तो जब भी बात आती थी यज्ञ करने की, तो यज्ञ हमेशा उच्च जाति के लोग कर पाते थे, क्योंकि उसमें लगते थे बहुत ज़्यादा पैसे, धनराशि लगती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सामान्य लोग, खासकर जो शूद्र थे, वो अन्य निम्न जातियों के जो लोग थे धर्म से कटे हुए महसूस करते थे। उदाहरण के रूप में महाभारत और रामायण में वर्णित यज्ञों में ब्राह्मणों का विशेष स्थान था, लेकिन इन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन गरीब और दलित वर्ग के लोग नहीं कर सकते थे। इस कारण समाज में क्या था बच्चों? असंतोष था। तो ये बहुत ही ईजी है बताना कि बौद्ध धर्म के उद्भव उद्भव का जो पहला कारण था वो था सामाजिक असंतोष। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का आत्मज्ञान और निर्वाण की जो प्राप्ति का हर व्यक्ति को आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित हो। क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो जातिवाद को नहीं मान रहे हैं। इस वजह से जो हिंदू धर्म में जिनको निम्न जातियां कहा जाता था, वो सारी की सारी जो जातियां हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ जाने लगेंगी। फिर हुआ राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन। तो इस समय भारत में कई सारे गणराज्य थे और छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें आपका मगध, लिच्छावी, कोलीय राज्य प्रमुख थे। तो इन राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और बदलाव चल रहे थे, जिससे सामाजिक धार्मिक धारा में परिवर्तन हुआ। उदाहरण के रूप में मगध के राजा बिंबिसार और उनके उत्तराधिकारी अजातशत्रु थे, जो बौद्ध धर्म के पहले समर्थक बने। ठीक है, तो बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया और बाद में अजातशत्रु ने भी बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उस समय के शासकों का धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन की ओर अग्रसर होने का उदाहरण है। तो हमें पता है कि उस टाइम पर आपका जो ये है अशोक जो सम्राट थे, ठीक है, मौर्यन पीरियड चल रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म के टाइम पर जो है आपका ये मौर्यन पीरियड चल रहा था, मौर्यन डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मौर्यन पीरियड के जो भी राजा थे, जिसमें आपके उसके संस्थापक थे आपके ये बिंबिसार और अजातशत्रु, इन्होंने भी जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था।
जिसकी वजह से फिर आगे अशोक ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर अशोक अपना भी एक धर्म लेकर आए जिसको धम्म कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से ही इंस्पायर्ड था। और अशोक ने तो अपने बच्चों को भी दूसरी दूसरी कंट्रीज में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो दूसरा रीज़न ये हो गया बौद्ध धर्म के प्रचार का, कि जो राजा वगैरह थे वो इनको क्या करते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे धर्मों को, ठीक है, उपदेशों को स्वीकार करते थे, धर्म को बढ़ावा देते थे। फिर तीसरा है साधारण जीवन में सरलता की आवश्यकता। तो वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जहाँ जटिल अनुष्ठान और यज्ञों का उल्लेख था, वहीं गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सरल और सहज जीवन जीने का उपदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा अपने अनुयायियों से, कि हमें कैसा जीवन जीना है, सरल और सहज जीवन जीना है। उन्होंने 4 आर्य सत्य यानी कि सत्य की 4 विशेषताएं और 8 फोल्ड पाथ जिसको हम कहते हैं 8 गुणों का मार्ग का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पर आपको दोनों सिद्धांत जो हैं वो लिखने हैं। पहला उन्होंने क्या दिया बच्चों, 4 आर्य सत्य, और दूसरा दिया 8 फोल्ड पाथ यानी 8 गुणों का मार्ग, ठीक है, जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया गया। उदाहरण स्वरूप दुख, ठीक है, समुत्पाद यानी दुख का कारण, निर्वाण यानी दुख का निवारण, और दुख निरोध यानी कि दुख का समापन जैसे सिद्धांतों ने लोगों को अपने जीवन में साधारणता, संयम और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। तो यहाँ से जो लोग हैं उनमें आत्मज्ञान आने लगा। गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो लोगों को प्रभावित करने लगे। उसके बाद समाज में समानता का भी विचार आया। तो बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, रंक हो, समस्त संसार में वो समान होते हैं। तो यहाँ पर जब गौतम बुद्ध समानता की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी बातों में आकर्षित होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। उन्होंने इस विचार को फैलाया कि सभी लोग आत्मज्ञान और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि निर्वाण में, अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, या केवल शूद्र ही कर सकते हैं, या केवल जो पुरुष हैं वो ही कर सकते हैं। तो निर्वाण की प्राप्ति हर कोई कर सकता है। तो ये जो समानता को बल दिया गौतम बुद्ध ने, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यह विचार समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को भी चुनौती देता था, क्योंकि समाज में उस समय 4 वर्ण वाली व्यवस्था चल रही थी। तो उसको इसने क्या दी, एक प्रकार से चुनौती दी। उदाहरण स्वरूप बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना की, जिसमें सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। इस संघ में हर व्यक्ति को समान अधिकार था, जो उस समय के धर्मों और समाज में असामान्य थे। तो ये जो भी संघ थे उसमें हर कोई क्या होता था, समान होता था। इन धारणों से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म का उद्भव उस समय के धार्मिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाता था। गौतम बुद्ध ने इन समस्याओं का समाधान पेश किया और धर्म को सरल, समावेशी और समाज में समानता के आधार पर स्थापित किया। तो यहाँ पर ये जो लाइन है लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमने कवर किया, कि जो आपका बौद्ध धर्म है उसके उसके प्रचलन जो है, उसका इतना नाम हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। तो आपने क्या क्या बताया, सब इसमें आपने सबसे पहले इसमें आपने धार्मिक कारण बताए, फिर राजनीतिक कारण भी बताए। धार्मिक में आपने वही वर्ण व्यवस्था वगैरह वो सब, राजनीतिक में आपने बताया कि जो राजा थे और मौर्यन जो एम्पायर था, अशोक, बिम्बिसार, ये सब भी धर्म का प्रचलन किया करते थे। और क्योंकि ये धर्म समानता की बात करता था तो लोग इसमें अट्रैक्ट होते थे। निर्वाण की प्राप्ति हर कोई कर सकता था, ठीक है, और जो इन्होंने संघ बनाए थे उसमें भी हर कोई आ सकता था। तो क्योंकि ये था ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि ये था ओपन फॉर एवरीवन तो हर कोई यहाँ पर जाता था, जिसकी वजह से जो बुद्धिज़्म है, यानी कि जो आपका बौद्ध धर्म है, इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी कि कैसे आपको सर्च करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड करनी है हमारी वेबसाइट से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यन साम्राज्य जो है, ठीक है, उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी विशेषताएं हैं, वो हमें बतानी है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुव्यवस्थित मॉडल था। यानी कि बहुत अच्छा था इनका जो मतलब साम्राज्य चलाने का तरीका था, बहुत अच्छा इनका मॉडल था, जो न केवल अपने समय के लिए बल्कि बाद के साम्राज्यों के लिए भी एक आदर्श बना। यह प्रशासन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर उनके पोते सम्राट अशोक तक के शासन में और भी सशक्त हुआ। तो अशोक तक आते आते बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, ये सशक्त हो गया था, ठीक है। फिर मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी इसका विकेंद्रीकरण और संगठित ढांचा, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो आपका केंद्र होता है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। केंद्र में वहाँ पर राजा हुआ करता था,
ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे इसकी कुछ विशेषताओं को, जिसमें सबसे पहले आता है केंद्रीकृत प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य में सम्राट की सत्ता का केंद्रीकरण था, यानी कि जो सम्राट है वो एकदम केंद्र में होता था, जिसका मतलब था कि सभी प्रमुख फैसले और नीतियां राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में लिए जाएंगे। तो सम्राट की जो राजधानी है वह क्या थी, आपकी पाटलिपुत्र थी, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस केंद्रीकरण को इस तरह से स्थापित किया कि हर विभाग और अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण था। तो यानी कि इन्होंने बना रखे थे इसके अंदर विभाग बना रखे थे विभिन्न प्रकार के, ठीक है। और क्या किया हुआ था इन्होंने, हर एक विभाग के जो कार्य क्षेत्र था, ठीक है, हर एक विभाग का जो कार्य क्षेत्र था उसको भी बांटा हुआ था। तो सम्राट ने अपने आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक बड़ी प्रशासनिक मशीनरी भी बनाई थी। तो सम्राट ने क्या पूरी की पूरी एक मशीनरी बना रखी थी, प्रशासनिक मशीनरी बना रखी थी। यह प्रणाली इतनी सशक्त थी कि हर समय यह समय के साथ और भी बेहतर होती चली गई, खासकर जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया तब। तो यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा जो इसका पहला जो आप कह सकते हो विशेषता थी, वो हमने क्या पढ़ी, केंद्रीकृत प्रशासन। फिर है मंत्री परिषद और प्रशासनिक अधिकारी। तो मौर्य प्रशासन में मंत्री परिषद का अहम स्थान था। तो जो भी मंत्री परिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, वो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। सम्राट के अलावा यह परिषद विभिन्न विभागों के प्रमुखों से बनी होती थी। इनमें मुख्यमंत्री, सैन्य मंत्री, न्याय मंत्री और राजस्व मंत्री जैसे अधिकारी भी शामिल थे। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताना है। फिर इन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह अधिकारी राज्य के कार्यों की देखरेख करते थे और सम्राट की नीतियों को लागू करने में भी मदद करते थे। तो सम्राट अशोक ने अपने शासन में धर्म और न्याय पर जोर दिया, जिससे प्रशासन की दिशा और भी सकारात्मक हुई। तो प्रशासन की दिशा और भी क्या हो गई बच्चों, सकारात्मक हो गई। उसके बाद है आपका विभागीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के कई विभाग थे, जिनमें प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी स्पष्ट थी, ठीक है। कुछ प्रमुख विभाग दे रखे हैं, जिसमें आपका है राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, न्याय विभाग और गुप्तचर विभाग। तो राजस्व वाला क्या देखेगा, आय और करों को देखेगा। सैन्य वाला सेना को देखेगा। न्याय वाला न्यायालयों की व्यवस्था को देखेगा। और गुप्तचर जो विभाग है वो सुरक्षा और शासन की निगरानी करेगा, ठीक है। फिर है इसका स्थानीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन का विशेष ध्यान रखा जाता था, यानी कि जो स्थानीय शासन होता है, जिसमें आपके गांव वगैरह होते हैं और पंचायत वगैरह ये सब आता है। नगर में नगरपाल और छोटे गांवों में ग्रामपाल होते थे। इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम। नगरों में नगरपाल होते थे और छोटे गांवों में क्या होते थे बच्चों, ग्रामपाल होते थे, जो स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। यह अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे समाज में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य के हर हिस्से में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी की जाती थी, जो स्थानीय मामलों में निर्णय लेते थे। तो मैंने ये तो अभी आपको बताया ही था कि हर हिस्से में प्रशासनिक जो है आपके अधिकारियों की नियुक्ति भी होती थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो कौटिल्य चाणक्य हैं, उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उससे हमें मौर्य शासन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पता लगती हैं, ठीक है। यह ग्रंथ न केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में था, बल्कि यह प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को भी बहुत अच्छे से समझाता था। तो यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह हमें कौटिल्य का ग्रंथ है या किताब कह सकते हो आप, अर्थशास्त्र से मिलता है। तो कौटिल्य ने राज्य के संचालन, कर व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों के कार्य और सैन्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के किसी भी कार्य में पारदर्शिता और ईमानदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो मौर्य साम्राज्य है वहाँ पर जो देखने के लिए मिलती है वो मिलती है पारदर्शिता और ईमानदारी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हमें देखने के लिए मिलती है, जिससे जनता का जो विश्वास है वो बना रहता था अपने राजा के ऊपर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर न्याय व्यवस्था की और सम्राट के दायित्व की। तो मौर्य शासन में सम्राट का कर्तव्य केवल युद्ध और राजनीतिक मामलों तक सीमित ही नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करना भी जरूरी था। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में धर्म और अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। धर्म और अहिंसा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया किसने, आपके सम्राट अशोक ने, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद है आपका हाँ, उनके शिलालेख वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं ना। अशोक ने कई सारे शिलालेख और मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, सांची का स्तूप वगैरह,
और इलाहाबाद पिलर, वहाँ सब पे हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर मौर्य साम्राज्य का सैन्य प्रशासन बहुत मजबूत था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना को सुसंगठित और उच्च प्रशिक्षित किया हुआ था। ठीक है, तो सेना कैसी थी बच्चों इनकी? सुसंगठित थी और कैसी थी? उच्च प्रशिक्षित थी। ठीक है, उच्च प्रशिक्षित थी। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि जो पीडीएफ है उसको आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी रिवीजन। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अशोक के समय में सेना का इस्तेमाल न केवल युद्धों में किया जाता था बल्कि राज्य में आंतरिक सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए भी। ठीक है, तो जो यहाँ पर सेना होती थी वो केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जो खुद का जो राज्य था, खुद का जो शासन था, वहां पर सुरक्षा के लिए और शांति के लिए भी काम करती थी। फिर हर एक आंसर में आपको निष्कर्ष लिखना जरूरी होता है, तो आप निष्कर्ष में बता देना कि मौर्य प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान उसकी केंद्रीकरण और सुव्यवस्थित संरचना में था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बाद के अशोक के प्रशासन को इतना सशक्त और व्यवस्थित किया कि यह भारतीय इतिहास में एक आदर्श बन गया। ये तो हमने शुरू में भी लिखा था कि जो मौर्य साम्राज्य है वो भारत में क्या है, एक प्रकार का आदर्श है। इसकी सारी की सारी जो विशेषताएं हैं आज भी प्रशासनिक नीतियों और व्यवस्थाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका जो एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, 16 तारीख को एग्जाम है आपका, उसके अंदर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, हड़प्पन, जो हमारी हड़प्पन डायनेस्टी थी, डायनेस्टी नहीं सॉरी, सिविलाइजेशन कहते हैं उसको। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका भौगोलिक विस्तार बताना है, यानी कि बाउंड्रीज जो है कहाँ कहाँ तक यह फैला हुआ था। पहली चीज देखो, इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत की यह एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकियों में समृद्ध सभ्यता थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में रही और इसका भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र सिंधु नदी घाटी में था, लेकिन इसका विस्तार इससे भी आगे था। अब हम इसको समझेंगे विस्तार से। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जिस रिवर का आपको नाम याद रखना है वह है आपकी सिंधु रिवर, क्योंकि सिंधु रिवर के आसपास ही ये जो हड़प्पा है इसका विस्तार हुआ। पहले हम इसके मुख्य क्षेत्रों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इसके मुख्य क्षेत्र हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख क्षेत्र है वह है आपकी सिंधु नदी बेसिन, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैला हुआ था। ठीक है, सिंधु नदी जो बेसिन है वर्तमान में अभी ये पाकिस्तान में है और उत्तर पश्चिम भारत जो है वहां पर है। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां इस सभ्यता के लिए जीवनदायिनी की तरह थी। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे कमेंट्स कर कर ये बताओगे, कमेंट में आपको ये बताना है कि जो हमारी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में कर लिख के दोगे मुझे। ठीक है, तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यता फली फूली। हड़प्पा जो वर्तमान पाकिस्तान में है और मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है, ये इसके प्रमुख आपके क्षेत्र थे। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि कालीबंगन, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोहारी। भारत के विभिन्न हिस्सों में ये पाए जाते हैं, जैसे भारत में हमें पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, देखने के लिए मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के पुराने एविडेंसेस। ठीक है, अब इसका विस्तार से फैलाव की हम बात करते हैं तो ये है आपका हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र केवल सिंधु नदी के किनारे तक सीमित ही नहीं था। इसके विस्तार में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। पंजाब और सिंध को हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा सिंध और पंजाब के कई अन्य स्थानों पर भी इस सभ्यता के संकेत हमें मिले हैं। ये क्षेत्र सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र थे वे इस सभ्यता के क्या थे बच्चों? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र थे। गुजरात, पश्चिम भारत के गुजरात क्षेत्र में भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण पाए गए हैं, खासकर धौलावीरा नामक स्थान पर। ठीक है, तो गुजरात में धौलावीरा में पाए गए हैं, राजस्थान में कालीबंगन में पाए गए हैं, जहां पर हमें जल प्रबंधन जो है, जल प्रबंधन की बेहतरीन प्रणालियां देखने के लिए मिलती हैं। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में राखीगढ़ी और जो ये बड़बड़ करके लिखा हुआ है, ये सारे क्षेत्र पाए गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिंधु नदी के महत्व को समझेंगे। तो सिंधु नदी जिसके नाम से हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा, इस सभ्यता में केंद्रीय स्तंभ थी।
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसी जो प्रमुख बस्तियां हैं वो कहाँ पर थी, इसी नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये नदी केवल इन लोगों को जल ही नहीं देती थी, बल्कि इनका व्यापार और संचार में भी काम करती थी। सिंधु की सहायक नदियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो अब आप लोगों को कमेंट करके नहीं बताना पड़ेगा। तो उससे पहले तुम लोग फिर अगर ये बता देना कि अब नदियां तो आपको पता लगी गई, रावी है और आपका झेलम है और आपका चेनाब है, ठीक है, ये तो पता लग गया आपको। अब यहाँ पर ये बताना कि जो सिंधु नदी है वो कौन से महासागर में जाकर मिलती है, ठीक है, ये बता देना कमेंट्स में। चलो वो वाला तो आंसर हमें मिल ही गया है। तो इन नदियों के द्वारा यहाँ पर ये लोग खेती की जाती थी, जिससे यहाँ की बस्तियाँ और ज़्यादा समृद्ध हो पाई थी। फिर जो है इसका जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा आपका कैसा था, विस्तारित था। तो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि इसके व्यापार नेटवर्क ने इसे दूर दूर तक फैलाया। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है और जो मिस्र है उन सभी के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि हमें इसके प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि रंगीन मोती, सिल्क, सोने चांदी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, दोनों जैसे मतलब हमें कॉमन थिंग्स जो मिलती हैं दोनों में, वो हमें पता लग जाता है उससे कि हड़प्पा में अगर ये चीज़ मिली है और वही चीज़ हमें मेसोपोटामिया में मिल जाती है सेम टू सेम। और टाइमलाइन भी चेक करते हैं, ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि ये जो है आपस में विस्तार करते थे। और अब जो सबसे बड़ी चीज़ है हड़प्पा सभ्यता की वो ये है कि इनकी जो नगर योजना है, ठीक है, इसकी जो नगर योजना है वो इसके भौगोलिक विस्तार को समझने में मदद करती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की तो वहाँ पर हमें ग्रेट बाथ देखने के लिए मिलता है, और जो नदियाँ जो रोड्स हैं वो ऐसे ऐसे एकदम परफेक्ट बने हुए थे, घर जो थे ऐसे ऐसे बने हुए थे, संकरी गलियाँ नहीं थी, ईंटें थी, ग्रिड योजना थी वहाँ पर। तो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कितना ज़्यादा ये सभ्यता मॉडर्न थी, ठीक है, क्योंकि योजनाबद्ध संरचनाएं और सड़कें इस बात का संकेत देते हैं कि जो सभ्यता है उसका जो विस्तार है वो सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत समाज की ओर वे बढ़ रहे थे। इमारतों का निर्माण मजबूती और समरूपता से किया गया था, जो इस सभ्यता के उन्नत शहरीकरण को दर्शाता है। तो यानी कि इस सभ्यता का एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है उनका शहरीकरण। फिर मैंने आपको बताया बच्चों की निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, तो निष्कर्ष में अभी तक जो भी आपने ऊपर बताया होता है उसको शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना होता है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत विशाल था। यह भारत, पाकिस्तान और उससे परे क्षेत्रों में फैला था। सिंधु घाटी के प्रमुख शहरों के अलावा इस सभ्यता के अवशेष गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी पाए गए हैं। इसके व्यापारिक संपर्कों, जल प्रबंधन प्रणालियों ने इसे एक अत्यधिक समृद्ध और उन्नत सभ्यता बना दिया था। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार यह साबित करता है कि एक समृद्ध, सुसंगठित और सांस्कृतिक रूप से यह एक ऐसी सभ्यता थी, एक तरह से प्रभावी सभ्यता थी। अब हम लोग यहाँ पर अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरा आपकी BHIC 131 दिसंबर सीरीज़ का अभी पार्ट 1 वीडियो है। मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर मैं 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी मैराथन क्लास जिसके अंदर हम लोग रिवीजन भी करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इस प्रकार से जो आपका BHIC 131 का पेपर है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे द्वारा आपको करवाई जाएगी, विद PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेंगे, ठीक है। तो भारत में सिकंदर का जो आक्रमण है भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी महान साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के तहत एशिया के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। तो जो सिकंदर था उसने क्या किया था, जो एशिया के कई सारे हिस्से हैं वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अंततः भारत की सीमाओं तक पहुंचने में फिर वो सफल हुआ। तो सिकंदर का आक्रमण भारत पर सीधे तौर पर तो लंबे समय तक असर नहीं छोड़ पाया, लेकिन कई सारे जो इसके हम देखेंगे प्रभाव, ठीक है, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों को देखेंगे। अब हम लोग राजनीतिक प्रभाव क्या है। सिकंदर का जो आक्रमण है भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ स्थानीय राजाओं को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता था, लेकिन उसका दीर्घकालिक शासन स्थापित नहीं हो सका। तो पहले आप पोरस के युद्ध के बारे में बताएंगे। तो सिकंदर का सबसे बड़ा और जो प्रसिद्ध युद्ध है वो है आपका पोरस यानी कि पुरु के खिलाफ, जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में है। पोरस ने कड़ा प्रतिरोध किया लेकिन अंततः सिकंदर ने उसे हराया। हालांकि युद्ध सिकंदर के लिए बहुत कष्टदायक साबित हुआ क्योंकि सिकंदर की सेना के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और कई सैनिक थक कर लौटने का मन भी बना चुके थे। इसके बाद सिकंदर को अपने अभियान को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए सेना के दबाव में वापसी भी करनी पड़ी थी।
स्थानीय राज्य और तत्कालीन प्रभाव क्या हुए? तो सिकंदर के आक्रमण से भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न छोटे छोटे राज्यों में हलचल मच गई। हालांकि सिकंदर भारत में ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन उसके आक्रमण ने भारत के विभिन्न राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का अप्रत्यक्ष कारण प्रदान किया। तो सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय राजनीति में कुछ बदलाव लाए, जैसे कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो भी उसके बाद ही की गई थी। तो यानी कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसके बाद भारतीय जो है वो एकजुट हो गए थे। फिर हम इसके सांस्कृतिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिकंदर के आक्रमण ने भारत में पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभावों को बढ़ावा दिया, यानी कि जो पश्चिमी प्रभाव है उसको बढ़ाया, जिनके कारण भारतीय और ग्रीक संस्कृति के बीच कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए। तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपके भारतीय और ग्रीक सभ्यता है उनके बीच में आदान प्रदान हुआ। ग्रीक का क्या प्रभाव पड़ा? तो सिकंदर के सैनिकों ने भारत आने के बाद ग्रीक संस्कृति और ज्ञान का एक हिस्सा भारतीय समाज में घुल मिल गया। ग्रीक स्थापत्य, कला और विज्ञान का प्रभाव हमें भारतीय कला और स्थापत्य पर देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए गांधार कला में ग्रीक और भारतीय तत्वों का मिश्रण जो विशेष रूप से बौद्ध कला में हमें देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि जो कला थी वो क्या हो गई थी, मिक्स हो गई थी इंडियन और ग्रीक की। सांस्कृतिक आदान प्रदान में क्या है कि सिकंदर के साथ आए ग्रीक कलाकारों और विद्वानों ने भारतीय संस्कृति, कला और विज्ञान में योगदान दिया। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों ने भी ग्रीक समाज को प्रभावित किया। तो भारतीय सांस्कृतिक और जो धार्मिक विचार थे उनसे भी जो ग्रीक समाज है वो भी प्रभावित हुए और भारतीय भी ग्रीक वालों से प्रभावित हुए। भारतीय वास्तुकला और धर्म के विचार पश्चिमी दुनिया तक पहुंचे, विशेषकर जो उस समय बौद्ध धर्म था वो पश्चिमी दुनिया तक पहुंचने लगा। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय राजनीति पर एक अप्रत्यक्ष प्रभाव डाला, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य कमजोर हो गए थे। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य, जो कि एक विद्वान और रणनीतिकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को शासक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपका सैनिक और प्रशासनिक सुधार। तो मौर्य साम्राज्य ने एक सुसंगठित प्रशासन और मजबूत सैन्य व्यवस्था का निर्माण किया, जिसे सिकंदर के आक्रमण के दौरान देखे गए सैन्य संघर्षों और रणनीतियों से प्रेरणा मिली। मौर्य साम्राज्य के सैन्य संगठनों में सिकंदर की सेना के कुछ तरीकों का अनुसरण भी किया गया था। यानी कि जिस प्रकार से सिकंदर की सेना काम करती थी उन चीजों को कॉपी कर कर मौर्य वालों ने क्या किया, पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। फिर व्यापारिक मार्ग और मार्गों का विकास आप लोग बताएंगे। तो सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमी और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापारिक संपर्कों में वृद्धि हुई, सड़क मार्गों का विकास हुआ। तो सिकंदर के आक्रमण से पश्चिमी और भारतीय व्यापार मार्गों में कुछ बदलाव हुआ, जैसे कि सिंधु और पंजाब क्षेत्र में सिकंदर की उपस्थिति के कारण इन क्षेत्रों में व्यापार की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ने लग गईं। तो सिकंदर की वजह से क्या हुआ, जो व्यापार की गतिविधियां हैं वो बढ़ने लग गईं। इसके बाद के समय में मौर्य साम्राज्य ने इन मार्गों का अच्छे से उपयोग किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। तो मौर्य साम्राज्य ने किसको बढ़ावा दिया? व्यापार को। इससे व्यापारिक आदान प्रदान, ग्रीक और भारतीय व्यापारियों के बीच संपर्क बढ़ा। दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ग्रीस, मिस्र और मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध स्थापित होने से भारतीय वस्त्र, मसाले, आभूषण और अन्य वस्तुएं पश्चिमी देशों में पहुंचने लग गईं। यानी कि जो भारतीय हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गए, ठीक है, एक्सपोर्ट वो करने लग गए। उसके बाद हम इसके धार्मिक और प्रभाव देखेंगे, दार्शनिक। बौद्ध धर्म, सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमी और भारतीय दार्शनिक विचारों के बीच संवाद हुआ। भारतीय धर्म और दर्शन, विशेषकर बौद्ध धर्म, पश्चिमी देशों में अधिक प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के विचार जो पहले भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, अब ग्रीस और अन्य पश्चिमी क्षेत्रों में फैलने लग गए। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को, जब बुद्धिज्म वाला भी हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आप लोग ये वाला पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हो कि सिकंदर के आक्रमण के बाद किस प्रकार से बुद्धिज्म और ज़्यादा फैल गया था,
ठीक है। तो सिकंदर और उनके साथ आए ग्रीक सैनिकों ने भारतीय सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं और जीवन पद्धतियों को देखा और उनका वो सम्मान भी करते थे। सिकंदर ने भारतीय साधुओं और योगियों को देखा, उनकी शांति, ध्यान और तपस्या के तरीकों को प्रभावित भी किया। ठीक है। देन फिर आप लोग अपना निष्कर्ष लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन में जो निष्कर्ष है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो सिकंदर का आक्रमण भारत के लिए तत्कालीन समय में तो कोई बड़ा बदलाव लेकर नहीं आया, लेकिन इस आक्रमण का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय राजनीति, संस्कृति और धर्म पर पड़ा। सिकंदर के आक्रमण ने भारतीय महाद्वीप में राजनीतिक यानी कि जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से जागरूक हो गए, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ गया, व्यापार बढ़ गया। ठीक है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और भारतीय संस्कृति जो है और भी ज़्यादा क्या हो गई, समृद्ध हो गई। सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर वेबसाइट का नाम बताऊंगी जहाँ से आप सभी अपने PDF को डाउनलोड करेंगे। तो बच्चों, वेबसाइट का नाम है आपका hindustannowledge.com। ठीक है। वहाँ पर आपको BPSC 131 जो है उसका एक आर्टिकल मिलेगा। जब आप उस आर्टिकल में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको PDF का ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा हिंदी मीडियम वाला। ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं वहाँ पर आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे ही न्यू वीडियोस आएंगी उनके अपडेट्स आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप का चैनल इंपॉर्टेंट है, दोनों काम आप लोगों को कर लेने हैं। ठीक है। PDF मिल जाएगा तो उससे रिवाइज भी कर लेना। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन लास्ट मोमेंट में पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो।